स्त्री जब प्रेम करती है तो अपना संपूर्ण अस्तित्व अर्पित कर देती है, भावनाएं, भरोसा और अपने आप को भी। लेकिन जब वही प्रेम उपेक्षा में बदलता है तो वह भीतर ही भीतर बिखरने लगती है। वह किसी को दोष नहीं देती बल्कि खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लेती है। सोचती है शायद मेरी ही चाहत में कोई कमी रही होगी। अपनों से मिले इस अनदेखेपन की सजा वह आंखों से नहीं आत्मा से रोकर चुकाती है, और यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी करुण पुकार बन जाती है जो कोई नहीं सुन पाता। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं कांता भारती का आत्मकथात्मक उपन्यास जिसका नाम है रेत की मछली। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के 9वें भाग की ओर। उस दिन मैं नहाई थी। केवल वह नहाना ही था यह नहीं कह सकती। सच तो यह है कि वह नहाना वास्तव में एक तरह की हिंसा था, या मैं कह सकती हूँ कि वह स्नान किसी सीमा तक प्रतिहिंसा भी था। जो कुछ हो रहा था उसका उत्तर कुछ तो देना ही था। हाँ, वह उत्तर केवल एक तात्कालिक प्रतिक्रिया था, यह मैं आज कह सकती हूँ। जो कुछ घटा था या घट रहा था उसे अब भले ही शब्दों में कह लूं, लेकिन उस समय उस सब के लिए शब्द नहीं, केवल अनुभूति की गहनता ही थी। वे घटनाएं कुछ इस तरह घटती गई थी कि जैसे लंबे तपते हुए रेगिस्तान में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने के प्रयास में लगातार जलती हुई रेत के तमाचे लगते जा रहे हों। चेहरा लहू लोहान हो रहा हो ऐसा महसूस होता था। डायरी का वह पन्ना तब से कई बरस बाद का लिखा हुआ तब की उस यात्रा का एकमात्र साक्षी है। क्या कुछ नहीं हुआ उस बीच? क्रोध, जिद, खींच और कुंठा के कितने ही कांटे उगे। कितनी ही बार मेरे और शोभन के बीच ऐसा लगता जैसे एक रेगिस्तान उग आया हो, और फिर वह रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि से उसे लांघना भी असंभव हो आया। घटनाओं के थपेड़े से चेहरे पर जो जलन पैदा हुई उसी का बदला लेने के लिए डॉक्टर की हिदायत के बावजूद मैं बाथरूम गई और जी भर कर नहाया। उसी रात मुझे तेज बुखार हो आया। मन में उस बुखार से एक हल्का सा भय भी पैदा हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ भी होनी है तो उसे हो जाना चाहिए। शोभन की माँ ने रात में शायद मुझे कराहते हुए सुना। बुखार बहुत तेज था। लगभग चीखकर उन्होंने कहा, तुझे नहाने को किसने कहा था? बच्ची का तो कुछ ख्याल कर। माँ स्वयं बीमार थी, फिर भी वे भागकर थर्मामीटर ले आईं और फिर उसके बाद भागकर ही बैठक की ओर शोभन को बताने गईं। काफी देर से शोभन बैठक में अपने मित्रों से बातें करने में व्यस्त थे। कानों में लगातार आती उनकी आवाज से बेचैनी हो रही थी। माँ की आवाज सुनकर शायद वे थोड़े अस्थिर हुए, फिर अपने आप को संभाल कर बोले, ठीक है, इसमें परेशानी की क्या बात है? ऐसे समय में थोड़ा बहुत बुखार आ ही जाता है। और फिर माँ, तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है, लेटती क्यों नहीं हो? माँ कुछ समझी कुछ नहीं समझी, हताश हो वापस लौट आई। मैंने सुना तो जी में आया कि मुंह में लगे थर्मामीटर के कांच को चबा जाऊं और फिर इस यातना का अंत हो जाए। वे फिर बातों में व्यस्त हो गए। बाहर आए हुए मेहमानों में शायद वर्मा जी भी थे, क्योंकि उनकी हंसी सुनाई दी। वे कम हंसते थे और कम बोलते हैं, और मैंने अक्सर महसूस किया है कि अक्सर जब वह हंसते हैं तो शोभन बेचैन हो उठते हैं। मैंने बहुत बार महसूस किया है। शोभन कभी कभी यह महसूस करते हैं कि जिन वर्मा जी को उन्होंने बलात् अपने से छोटा बना दिया, उन्हीं वर्मा जी की एक हल्की सी हंसी उनका सर्वांग छोटा कर जाती है। शोभन का अपराध भाव तिलमिलाने लगता है। शोभन अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से उनसे बहुत बड़े वर्मा जी स्वेच्छा से सिर्फ इसलिए उनसे छोटे हो गए हैं कि शोभन की महत्वाकांक्षा को चुनौती देकर अपने को नीचे नहीं गिराना चाहते थे। वर्मा जी ने शिकायत का कभी एक शब्द भी नहीं कहा। शिकायत करना उनके रक्त में ही नहीं था। जो कुछ था उसे वह सहज स्वीकार कर लेते थे। उन दिनों की मुझे याद है जब वर्मा जी ने शोभन से कहा था कि किस तरह साहित्यिक मूल्यों के पुनरंकन के लिए वे एक ऐसी पुस्तकाकार पत्रिका निकालना चाहते हैं
जिसमें लेख, कविताएं, रिपोर्टाज, लघु उपन्यास और कहानियां आदि सभी कुछ हों और जो लेखक का समग्र प्रतिनिधित्व करता हो। शोभन के चेहरे पर हमेशा जैसी एक कुटिल मुस्कान आई थी, वह पुस्तकाकार पत्रिका कसौटी निकली थी। वर्मा जी ने रात रात जुटकर संपादित किया हुआ वह ग्रंथ शोभन को दिया था और शोभन ने उसे प्रेस पहुंचा दिया था। हाँ, जब मुख पृष्ठ छपा तो मैंने भी देखा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में संपादक के रूप में नाम था शोभन का, और वर्मा जी का नाम नीचे इस तरह छपा था जैसे वे मात्र सहायक रहे हों। वर्मा जी ने व्यंग्य से भी नहीं और यातना से भी नहीं, केवल एक निर्वेद भाव से हंसकर कहा था, शोभन, तुम शायद इससे भी ज्यादा बड़े हो। संपादकत्व तुम्हारे लिए छोटा है, अपने आप को इतना छोटा क्यों करते हो? शोभन बेहद पिटे हुए जैसे अपनी झेप मिटाने के लिए नाक पर से पसीने की बूंद पहुंचते हुए मुस्कुराए थे। वर्मा जी की हंसी के साथ साथ मेरी कल्पना में उभर आया कि फिर शोभन अपनी नाक पर आया हुआ पसीना पहुंच रहे होंगे। बुखार की तपन बहुत अधिक थी, इसलिए मैं कब सो गई मुझे पता नहीं। पूरा एक सप्ताह लगा मुझे उस बुखार से मुक्त होने में। बुखार के उन दिनों में कहाँ क्या होता रहा, इसका मुझे होश नहीं था। मैं थोड़ा थोड़ा यह भी सोचने लगी थी कि शायद इस बुखार से मेरी मुक्ति का रास्ता मिले, लेकिन मुक्ति का रास्ता बुखार से नहीं निकला। बुखार धीरे धीरे उतर गया। हाँ, यह जरूर है कि अब शोभन थोड़े से तटस्थ हो चले थे। तटस्थ शायद इसलिए भी हुए हों कि हो सकता है मित्रों के साथ कोई नई साहित्यिक योजना बनने लगी हो। सामान्यतः शोभन साहित्यिक मित्रों से भी दूर रहते थे। हाँ, उन्हें निकट बुलाया जाता था जब शोभन को अपनी महत्वाकांक्षा की कोई नई सीढ़ी चढ़नी होती थी। उस नई सीढ़ी का खाका उनके मन में तैयार हो गया था, इसीलिए साहित्यिक मित्र दोबारा जुड़ने लगे थे। उन साहित्यिक मित्रों के कारण ही शायद मीनल कांड भी धुंधला पड़ गया था और इसी बीच मीनल की छुट्टियां भी समाप्त हो गई थीं। शरीर का घाव भर गया, लेकिन मन का घाव भरा नहीं। मीनल चली गई थी, इसलिए मैं बार बार सोचती कि शायद अब शोभन का मन उधर से कुछ लौटे। शायद शोभन ही इस बात का प्रयत्न करें कि घाव भर जाए और दूरियां समाप्त हो जाएं, लेकिन वैसा कुछ हुआ भी नहीं। शोभन ने अपने आप को किसी और दुनिया में खींच लिया था। मीनल को पत्र लिखने के बाद थोड़ा बहुत समय जो उनके पास बचता था, उसे वे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए प्रयुक्त करते थे। लगभग रोज ही मीटिंग होती थी, कोई बिल्कुल नई योजना तैयार की जा रही थी। कभी कभी बैठक से आती आवाज ही मैं सुनती और उदासीन हो जाती। पहले कभी ऐसी बैठकें होती थीं तो शोभन की आवाज आती थी, कुंतल, लेकिन अब वह आवाज नहीं आती थी। अब मेरी वहां आवश्यकता भी नहीं थी। एक आध बार कभी वर्मा जी ने या किसी और ने मुझे याद भी किया तो शोभन ने उन्हें कह दिया कि वे व्यस्त हैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे उन दिनों उन्हें उन सभाओं में मेरे होने के कारण जो कुछ मिलता था उसकी पूर्ति हो गई थी। शोभन योजना बना रहे थे कि कलकत्ते में एक बड़ा सम्मेलन किया जाए जिसमें मानव मूल्यों और साहित्यकार के राजनीतिक दायित्वों पर बहस हो। उस सम्मेलन में बहस का आधार वह समूचा नवलेखन हो जिसे कसौटी में संकलित किया गया था। शोभन जानते थे कि यह काम भी अकेले उनके वश का नहीं है। बड़ी सावधानी से ऊपर उठने के लिए वे एक एक सीढ़ी तैयार कर रहे थे। बहस चूंकि सैद्धांतिक स्तर पर होनी थी, इसलिए शोभन जानते थे कि वर्मा जी के बिना काम चलेगा ही नहीं। रूमानी भावुकता के आधार पर सैद्धांतिक बहस शोभन के वश की बात नहीं थी। शोभन इस बात की योजना बना रहे थे कि विषय प्रस्तावना तो मामूली बात है, बहस का जवाब देना ज्यादा बड़ी बात है, इसीलिए बहस का जवाब देने की जिम्मेदारी वर्मा जी संभालेंगे। मैं बारीकी से ध्यान देती आ रही थी कि सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा और विषय प्रस्तावना कौन करेगा। इसे शोभन ने स्पष्ट नहीं किया था। जाहिर है कि विषय प्रस्तावना और संयोजना शोभन ने स्वयं बड़ी चतुराई से अपने आप ले ली थी। इस सम्मेलन के बारे में इस बार वे अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय पत्र जबान में भी काफी कुछ छपवाना चाहते थे। यह भी स्पष्ट था कि इन समाचारों में आयोजक के अतिरिक्त शोभन शायद ही किसी दूसरे को स्थान लेने दें। योजना पूरी हो गई थी और शोभन की महत्वाकांक्षा पर वर्मा जी की वही संतुलित अर्थपूर्ण हंसी सुनाई दे रही थी। योजना बनते बनते गर्मियां बीत गईं और बरसात होने लगी। वातावरण की उस उमस के साथ साथ मन की घुटन भी बढ़ने लगी। सम्मेलन का सारा खर्चा उठाने का जिम्मा कलकत्ते के एक प्रकाशन ने ले लिया है,
इसकी सूचना पाकर शोभन बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन का चाहा हुआ पूरा हो रहा था। उनकी प्रतिष्ठा के लिए सम्मेलन था और ऐसे नगर में था जहां मीनल भी थी। सफर की तैयारियां बड़े जोरों के साथ होने लगी। शोभन के एक साहित्यिक मित्र ने एक दिन पूछा था कि कुंतल भाभी भी जा रही है ना। शोभन अचकचा गए। उनसे जल्दी जल्दी उत्तर देते नहीं बना। उन्हें यह भी लगा कि कुंतल के ना जाने की कोई सफाई दी भी नहीं जा सकती है। धीरे से बोले, हाँ बिटिया छोटी है, सफर में बहुत कष्ट होगा। पता नहीं क्या बात थी कि मित्रों का यह आग्रह शोभन के मन में चुभ गया। आज उसका भी कारण समझ में आता है। शोभन मीनल से भी मिलने जा रहे थे। कहीं उनके मन में यह चोर था कि अगर अकेले जाएंगे तो मीनल से उतना खुलकर नहीं मिल पाएंगे। यही मजबूरी थी कि उन्होंने अपने साथ मेरा भी रिजर्वेशन करा लिया। कलकत्ते में 2 काम उन्होंने पहले किए। पहला काम ठहरने के लिए किसी दूसरे प्रबंध को छोड़कर मीनल के यहाँ पहुंचना और दूसरा काम सम्मेलन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी चतुराई से बुलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय समस्याओं के संदर्भ में नए साहित्य के विश्वव्यापी मूल्यांकन और सांस्कृतिक संक्रांति पर एक लंबा चौड़ा वक्तव्य शोभन ने अपनी ओर से दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोभन ऐसे बोले थे जैसे साहित्य के समूचे आंदोलन के वे निर्वाचित नेता हों। वर्मा जी उस वक्तव्य को अखबारों में पढ़ने के बाद फिर उसी तरह हंसे थे। यह सब बाहर की दुनिया में था। अंदर की दुनिया में पहली ही रात जो कुछ हुआ वह मेरे घावों को और भी गहरा कर गया। मीनल बहुत ही प्रसन्न से भी कुछ अधिक थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में वह ऐसा महसूस कर रही थी जैसे शोभन के साथ साथ स्वयं वह भी उतनी ही बड़ी हो गई हो। मैंने सुना कि मीनल शोभन की तुलना अंग्रेजी के कीट्स से कर रही है। शोभन उससे संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था, मीनल तुमसे सच कहता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। अगर यूरोप में होता तो ज्यापाल सात्र को लोग इतना बड़ा नहीं मानते। अपने आप को शोभन निश्चय ही सात्र से आगे मान चुके थे। उनका विश्वास था कि उनकी रचना अश्वत्थामा इस सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वे मीनल को बता रहे थे, इस सम्मेलन में विदेशों से भी प्रतिनिधि आएंगे। तुम्हारा भाग्य बड़ा होगा तो यही सम्मेलन रंग लाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद नोबेल प्राइज के योग्य अश्वत्थामा के आगे कोई अन्य कृति नहीं है। बिटिया को नींद आने लगी थी। मीनल के और शोभन के संवादों का कथ्य अब बदलने लगा था। उनमें एक अजीब रोमानियत भर गई थी। मैंने सुना वे कह रहे थे, तन्मयता के क्षणों में डूबकर सार्थकता पाई है और अब उद्घोषित महानताओं से अभिभूत और आतंकित नहीं होता। संवादों की ओर से ध्यान हटाकर मैं फिर तोरू को सुलाने में लग गई। अर्ध निमिलित नेत्रों से मीनल को देखते हुए शोभन ने उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेट ली थी। भावाविष्ट अपने आप में डूबे हुए शोभन के रहस्य में शब्द सुनाई दिए, तो मैं भी क्या करूं मीनल, मैं तो वही हूं, तुम्हारा बावरा मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने मुझे दिया। जितनी समझ तुमसे पाई है मीनल, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है। जाने क्यों इन शब्दों को सुनकर बेचैनी हुई। इस तरह की बेचैनी जैसी उस समय होती है जब कोई किसी को छोड़ने के लिए स्टेशन गया हो और उसे गाड़ी पर चढ़ते देख रहा हो। शायद उन शब्दों में कुछ ऐसा प्रभाव था जो धीरे धीरे मुझे अपने ही परिवेश से कटते जाने की अनुभूति दे रहा है। शोभन तन्मय होकर कह रहे थे, मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि तुम्हारे कांपते अधरों से रक्त में मुझे ऐसी तिलमिलाहट महसूस हुई जैसे उसे कोई खींच कर निकाल रहा हो। तोरू को बिस्तर पर सुलाते सुलाते मैंने आंखों की कोर से देखा। शोभन मीनल पर झुकाए थे। उनके शब्द अब आत्मीय होकर धीमे पड़ गए थे और उनकी उंगलियां धीरे धीरे मीनल के कपड़ों से खेलने लग गई थीं। बहुत धीरे धीरे बोले जाते शब्द मेरे चारों तरफ रहस्यमय छायाओं की तरह रेंग रहे थे। मैंने देखा और देखकर सहम गई। मीनल का आंचल हट गया था और उसके वक्ष अनावृत हो गए थे। उसका चेहरा आरक्त हो गया था। मेरी ओर देखकर मीनल ने यंत्रवत अपने वक्ष से खिलते शोभन के हाथों को हटाने की कोशिश की। शोभन ने हाथ हटाया नहीं। मेरी ओर उन्होंने भी देखा। उनकी आंखों में निर्लज कामुकता की झिल्ली चढ़ी हुई थी। वे शायद मुस्कुराए भी। उन क्षणों में वह मुस्कुराहट किसी सीमा तक विभत्स हो उठी थी। मदान्ध उत्तेजना ने उन्हें लपेट लिया था।
मीनल के साथ अपने उन एकांत क्षणों को मेरी उपस्थिति में अधिक उत्तेजक बनाने का एक धूर्त निश्चय उनके चेहरे पर झलक रहा था। मैंने बलात् अपनी आंखें उधर से हटा ली। क्या अब कोई उपाय नहीं है? क्या वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है? नीचे बहती हुई दुर्दम में जलधारा में गिरी हुई नियति की यह नाव अब नीचे ही नीचे बहती जाएगी क्या? मीनल से अपने उलझाव के बारे में जो सफाइयां शोभन देते आए थे वे एक एक कर मेरे मन में उभरने लगी। मीनल के प्रति उनकी आसक्ति के उत्तर में जब कभी मैंने अपनी अस्वीकृति जाहिर की थी, उन्होंने कहा था, यह तो आवश्यक है कुंतल, मेरे अपने सृजन के लिए आवश्यक है। कुंतल, तुम मुझे महान लेखक बनाना चाहती हो ना, उसके लिए पत्नी के अतिरिक्त प्रेरणा भी तो लेनी होती है ना। यह कैसी प्रेरणा है? किसी एक पौधे को उसके परिवेश से एकदम उखाड़ कर वहां दूसरे पौधे को रोप दिया जाए, यह कैसी प्रेरणा है? क्या शोभन की इस महत्वाकांक्षा के लिए मेरी आहुति अनिवार्य है? क्या मेरा सर्वांग टूटकर बिखर जाना, मेरे एकांत क्षणों का इस तरह छिन जाना ही सृजन की शर्त है? अंतस का आंदोलन बहुत असहनीय हो गया था। मैंने देखा वो जंगली लतर शोभन से लिपट गई है। अस्फुट शब्दों में भावावेश का प्रतिदान मीनल उन्हें देने लगी थी। प्रति चुंबनों से उत्तेजित शोभन ने उसके अंगों को समेट लिया था। मैंने अनचाहे ही अपना निचला होठ दांतों में भींच लिया। शोभन की प्रेरणा शोभन के रोम रोम पर हावी होती जा रही थी। दांतों से मीनल के कंधों पर और ग्रीवा पर बार बार चिन्ह अंकित करते हुए शोभन का हाथ मीनल की साड़ी के नीचे हरकत कर रहा था। आसक्ति से विवश मीनल ने सिसकी लेकर शोभन को अपने ऊपर खींच लिया। मेरा तमतमाया हुआ चेहरा मेरे घुटनों पर झुक गया। शोभन ने अवश्य मेरी विरक्ति देखी होगी और इस विरक्ति ने निश्चय ही उनकी रस सिद्धि में बाधा पहुंचाई होगी, क्योंकि शोभन ने धीरे से हाथ बढ़ाकर मुझे छुआ था। किसी भी प्रतिक्रिया का मन नहीं था। मैंने उनके हाथ को हटाना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ हटाया नहीं। कुंतल, तुम तो बहुत बड़े मन वाली हो। मेरी कुंतल, यह सब तो तुम्हारा ही है। मैं भी तुम्हारा हूँ, मीनल भी तुम्हारी है, और यह सब तुम्हारे ही लिए है। उन्होंने मीनल का सिर मेरी गोद में रख दिया। क्या था वह सब जो कुछ मेरे लिए था? तन्मयता के उन उन्माद क्षणों में से मेरा अपना क्षण कौन सा था? आज तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानने की स्थिति में हूँ, लेकिन उन क्षणों में भी मैंने सब कुछ पहचान लिया था। अपना ही परिवेश सहसा किस तरह छटक कर अपने से दूर चला जाता है और दूर जाकर किस तरह किसी दूसरे की गोद में गिर जाता है, इसे देखा था और महसूस भी किया था। उसी तरह मेरी गोद में उसका सिर रखा हुआ था। मेरे घुटनों के पास जांघ पर आज भी एक खुजली जैसी होती है। जहां यह अनुभूति होती है वहीं उस दिन मीनल का सिर था, और जो लगातार गर्म उच्छ्वासें लेते हुए शोभन के साथ साथ हिल रहा था। अनावृत शोभन और मीनल का यह सहवास बहुत देर में समाप्त हुआ। यह भी हो सकता है कि अंधता के वे क्षण स्वयं ही इतने लंबे रहे हों। अस्फुट उसासें, डूबते उभरते शब्द और सृजन की कृत्रिम आयोजना के साथ ज्वार की तरफ बढ़ती मेरी निराशाएं मुझे घेरती हैं। लहरें नियंत्रित होती जा रही हैं, मेरा वश नहीं है उन पर। लहरों ने मेरी विवशता को उछालकर तट की बालू पर छोड़ दिया है। बाहां उठा उठा कर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर सुनता कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता। मेरी यातना अपनी महत्वाकांक्षा और लिप्सा के सघन क्षणों का सप्ताह बिताकर शोभन लौटे, तब सबसे पहले उन्होंने अपने साहित्यिक मित्रों को आमंत्रित किया। लौटी तो मैं भी थी, लेकिन शोभन के साथ लौटी थी यह नहीं कह सकती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धागे से खिंचकर बलात कोई कलकत्ते ले गया और उसी तरह बेजान खिलौने जैसे खिंचकर वापस भी ले आया। फुलबगिया में जंगली लतर एक सप्ताह में ही बढ़ चढ़कर फैल रही थी। अब अपनी विवशता से लड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। लतर बढ़ रही थी और मेरा भविष्य छोटा होता जा रहा था। कलकत्ते से लौटने के बाद शोभन ने फिर साहित्यिक मित्रों से संपर्क बना लिया। यह संपर्क उन्हें बनाना ही था। मुझे विश्वास है कि इसके पीछे भी शोभन का निहित उद्देश्य था। सम्मेलन में जिन लोगों को आमंत्रित नहीं किया था वे नाराज थे। शोभन अब उनके सामने यह सफाई देना चाहते थे कि जो कुछ हुआ वह संयोजकों की नासमझी से हुआ। उन्होंने तो इन तमाम लोगों के नाम दिए थे, लेकिन आयोजक शायद इन नामों से परिचित नहीं थे। यह कहकर शोभन जहां अपना बड़प्पन दिखा रहे थे, वहां यह भी साबित कर देना चाहते थे कि बाकी लोग शोभन से कितने छोटे हैं।
तभी तो संयोजक उनके नाम याद नहीं रख पाए। शोभन ने उन्हें बताया कि वास्तव में तो सम्मेलन के बाद अब ही असली समारोह शुरू होना है। शोभन उसे लड़ाई की संज्ञा दे रहे थे। उन्होंने कहा था, अब साहित्यकार को एक व्यापक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। असली काम तो यह लड़ाई ही है। शोभन में साधारण चतुराई नहीं थी। अपने से पराजित लोगों को फिर अपने साथ ला खड़ा करने की कला उन्हें आती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसन्न युद्ध का संकट और मानव की यात्रा से संघर्ष का लंबा चौड़ा ब्यौरा शोभन ने दिया। उनका कहना था कि इस आसन्न संकट के बीच मानव को अपने खोए हुए मूल्य और मर्यादाओं की खोज करनी होगी। शोभन के एक कलाकार मित्र सहसा बीच में ही बोल पड़े, लेकिन बंधु, इस पर तो पहले से ही काफी कुछ काम हो चुका है और फिर वर्मा जी ने इस विषय पर पूरी पुस्तक ही लिखने की सोच ली है। संवाद सुनते सुनते मैं अपने आप में मुस्कुराई। पुस्तक का वर्मा जी तो क्या ही लिखेंगे। वर्मा जी ने जो कुछ सोच समझकर अपने को स्पष्ट करने के लिए शोभन से कहा था, सुना था। शोभन का दिमाग इस मामले में तो काफी तेज है। वर्मा जी से जो बहस होती रहती थी, शोभन उसे लगातार रात में लिपिबद्ध करते रहते थे। पांडुलिपि अब टाइप भी हो चुकी थी, सिर्फ प्रकाशन की कसक थी। और अब मानव मूल्यों पर जिस बहस का आयोजन वे यहाँ और बड़े पैमाने पर करना चाहते थे, वह तो वास्तव में उनकी इस किताब का उद्घाटन समारोह भर होने वाला था। ऐसे मामलों में शोभन कितने कुशल हैं। सम्मेलन के लिए कलकत्ते जाते समय ट्रेन पर उनके साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए बुलाए गए थे डॉक्टर भुवन भी। भुवन जी ने शोभन से पूछा था कि वे किस समस्या को उठाना चाहेंगे। डॉक्टर भुवन ने तभी अपने विचारों की रूपरेखा उन्हें बताई थी। वे सम्मेलन के दौरान शायद सन्नाटे में आ गए होंगे जब उन्होंने सुना होगा कि विषय प्रवर्तन करते हुए शोभन ने उन्हीं की रूपरेखा को विस्तार देकर प्रस्तुत कर दिया था। इस बृहत्तर सम्मेलन की तैयारियां शुरू होते होते दशहरे की छुट्टियां हो गई। शोभन खिल उठे कि मीनल फिर आ पहुंची। फुलबगिया में जंगली लतर और भी अधिक बढ़ गई थी। मन में उसके प्रति अटूट घृणा और प्रतिहिंसा होने के बावजूद अब उसे काटने की सामर्थ्य मुझ में बची नहीं थी। या यह कहूं कि जब उसे काटने का समय था तब मैं निरुपाय बैठी रही। अब उसे बढ़ने देने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी क्या था। मीनल से उनके वही लंबे लंबे कभी न खत्म होने वाले संवाद शुरू हो गए थे। मैंने सुना वे बड़े हर्ष से मीनल को बता रहे हैं कि भारत पब्लिशर्स के निदेशक श्री रतनलाल जी का पत्र आया है। रतनलाल चाहते हैं कि उनके बड़े साप्ताहिक के बारे में अंतिम रूप में शोभन अपना फैसला दे दें। कलकत्ते के सम्मेलन के दौरान रतनलाल जी ने शोभन से कहा था कि वे उन्हें अपने साप्ताहिक का संपादक बनाना चाहते हैं। शोभन समाचार से गदगद हो उठे थे। वे साधारण खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाहिर यह किया था कि इस आमंत्रण को स्वीकार करने में उन्हें असुविधा हो रही है और इलाहाबाद जाकर अपने मित्रों से सलाह मशविरा करने के बाद ही वे अंतिम रूप से कुछ निर्णय ले सकेंगे। नाम के लिए अपनी विरक्ति जाहिर करने के बाद शोभन ने अपने मित्रों से इस बात की चर्चा भी की थी। मित्रों को वे ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें कितना बड़ा महत्व मिल रहा है। वर्मा जी ने बहुत धीरे से मुस्कुराकर कहा था, शोभन, तुम्हें याद है पिछले बरस हम लोगों ने सम्मेलन किया था। तुमने उसमें कहा था कि साहित्य और साहित्यकार के लिए राज्याश्रय खतरनाक है। यह बताओ शोभन, तुम्हें दिया जाने वाला यह संपादकत्व क्या एक धनी व्यक्ति का आश्रय नहीं होगा? वर्मा जी ने जो नहीं कहा था वह शोभन के चित्रकार कवि मित्र ने ठहाकेदार हंसी के साथ कह डाला था। राज्याश्रय छोड़कर सेठाश्रय चुनोगे? शोभन ने वह वार्तालाप इससे आगे चलने नहीं दिया था। अपने मित्रों से जो अवमानना मिली थी उसे शोभन मीनल से छुपा गए, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके साहित्यिक मित्र उनसे इसलिए रुष्ट हैं कि ख्याति की दौड़ में वे पीछे रह गए। मीनल ने उनके इस आत्मसंतोष को समर्थन दिया। शोभन बहुत खुश थे कि उनकी महत्वाकांक्षा को अयाचित बल मिल रहा है। शोभन से कटी हुई मैं अब इतनी तिक्त होती जा रही थी कि इस दुनिया में झांकने की मेरी इच्छा भी नहीं होती थी। मैंने अपने आप को जब निर्वासित कर लेने का ही निश्चय कर लिया था। शोभन के साहित्यकार मित्रों से मेरे निर्वासन का यह रहस्य छिपा हुआ नहीं था। बहुत कम बोलने वाले वर्मा जी ने एक बार संकेतों में कहा था कि पाली हुई बिल्ली कभी चेहरे पर भी पंजा मार देगी। मीनल का ध्यान इन व्यावसायिक संवादों में नहीं लग रहा था और शोभन को तब तक संतोष नहीं होने वाला था जब तक वे पूरी तरह मीनल को यह न समझा देते कि पत्रिका की इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद
वे न केवल शोभन अतिरिक्त प्रतिष्ठा ही अर्जित कर सकेंगे, बल्कि मीनल और उनके संबंध भी अधिक गहरे और अधिक उन्मुक्त हो सकेंगे। शोभन को जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, वह पत्र रतनलाल जी की ओर से उनके पास आ गया। रतनलाल जी ने लिखा था कि वे सपरिवार नैनीताल जा रहे हैं। अच्छा होगा कि शोभन वहीं आ जाएं। पत्रिका के बारे में बात करने में भी आसानी होगी। शोभन पत्र पाकर उछल पड़े। उत्साह में वे यह भूल गए कि मैं भी उस समय वहां थी। मुझे देखकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। बात बदलते हुए बोले, कितना अच्छा होगा कि अब हम लोग बहुत दिनों के बाद हमारा सोचा हुआ संभव हो जाएगा। कब बुलाया है? मीनल ने पूछा। कब? शोभन ने रतनलाल का पत्र मीनल के आगे बढ़ाकर कहा, बस जितनी जल्दी हम लोग चल सकें। वे लोग तो नैनीताल पहुंच भी चुके होंगे। मैं तो अभी चल सकती हूँ, मीनल ने उत्साह से कहा। शोभन ने अब मेरी ओर देखा। मेरी उपस्थिति मात्र से शोभन अव्यवस्थित हो रहे थे। अनमने स्वर में मुझसे बोले, अब इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? कुंतल को काफी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, आप दोनों हो आइए, मैंने उपेक्षा से कहा। शोभन माने नहीं, मान सकते भी नहीं थे, बल्कि उनके लिए उस समय मेरा साथ न जाना घातक भी हो सकता था। शोभन मीनल को ही ले जाना चाहते थे। मीनल और उनके लिए यह सुअवसर पके फल की तरह जैसे ऊपर से आ टपका था। नैनीताल की पृष्ठभूमि से अधिक उपयुक्त उनके स्नेह संबंध के लिए और हो ही क्या सकता था। लेकिन मीनल को अकेले ले जाने लायक साहस उनमें नहीं था। रतनलाल का भी परिवार वहां था। शोभन यह भी जानते थे कि रतनलाल विवाह संबंध से बाहर शोभन का संबंध पसंद नहीं करेंगे। बहुत बड़ा स्थान, समृद्धि की एक बहुत बड़ी सीढ़ी उन्हें मिलने जा रही थी। उस सीढ़ी के लिए वे ऐसा कोई खतरा किसी भी कीमत पर लेने को तैयार नहीं थे। मेरे सामने समस्या कोई नहीं थी, केवल अपनी पराजय की व्यथा ही थी। उनके आग्रह का सामना करने के लिए मेरे पास सीधे कोई तर्क नहीं था। मेरा ध्यान तोरू की ओर गया। मैंने थोड़ी तिक्तता से कहा, नैनीताल में काफी सर्दी पड़ेगी। तोरू के पास तो गर्म कपड़े तक नहीं हैं। तो क्या हुआ, वही नैनीताल चलकर ले लेंगे, शोभन ने कहा। थोड़ी सी ऊन खरीद लेना, उसे तोरू के लिए स्वेटर बुन लेना, मीनल ने कहा। तब तक उसे शॉल उड़ा लेना। मेरा मन जल उठा, शोभ से गला रूंध आया। यह कैसी नियति है? सब कुछ मेरा है, फिर भी मैं उसे अपनी एकमात्र बच्ची तोरू के लिए प्राप्त नहीं कर सकती। शोभन प्रसंग की कटुता को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत बात बदल दी। और कोई समय होता शोभन का रुख बिल्कुल ही दूसरा होता। इस समय तो वे किसी भी कीमत पर स्थिति संभालने को आमादा थे। सारी बात भूलकर उन्होंने अतिरिक्त आत्मीयता दिखाते हुए मुझसे कहा कि तुम्हें तो चलना ही होगा। मैंने मन में सोचा था कि यात्रा के बीच मन बदल जाएगा, नई जगह पहुंचूंगी तो नया वातावरण अवसाद को अपने आप ही समेट लेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रास्ते भर मेरा अवसाद और अधिक बढ़ गया। मुझे याद आ रहा था जब शादी के बाद पहली बार शोभन मुझे इसी रास्ते से नैनीताल लाए थे। तब से इतने बरसों पहले की उस कुंतल और आज की इस कुंतल में एक जैसा कुछ भी नहीं बचा था। शोभन मीनल से सटे हुए खिड़की से बाहर देख देख कर इस तरह बातें कर रहे थे कि देखने वाले उन्हें ही पति पत्नी समझता। पता नहीं यात्रियों ने ध्यान दिया या नहीं। मैं उनके सामने किसी आया से अधिक शायद ही कुछ लग रही थी। बीच बीच में मन का दर्द उभरता तो मैं तोरू को सीने में भींच लेती। रास्ते भर एक बार भी शोभन की ओर चेहरा घुमाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। स्टेशन पर खासी सर्दी थी। डिब्बे के अंदर मौसम उतना सर्द नहीं लग रहा था। बाहर निकलते ही मैंने देखा तोरू की नन्ही नन्ही उंगलियां सर्दी के कारण नीली हो आई थीं। मन कचोट उठा। शोभन ने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तोरू को सर्दी भी लग रही होगी। स्टेशन से बाहर निकलकर हम लोग टैक्सी में बैठे। मैंने सोचा कि अब शायद शोभन पहले बाजार की ओर चले और तोरू के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदे, लेकिन शोभन ने टैक्सी वाले को सीधे नैनीताल चलने का आदेश दिया। मेरा मन चित्कार कर उठा। मुझसे रहा नहीं गया। हारकर मैंने कहा, जरा ठहरो। शोभन ने मेरी ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। मैंने तिक्तता को दबाते हुए कहा, तोरू को इतनी सर्दी लग रही है, पहले कुछ गर्म कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते? बात कहने के बाद शोभ और शर्म से मेरी कनपटियां जल उठी। कंठ में उभरती हुई रुलाई को मैंने बड़े यत्न से रोका। बेबी के लिए कपड़े खरीदे गए, लेकिन मैं समझ रही थी कि उसके पीछे शोभन की मजबूरी भले रही हो, उनका उत्साह नहीं था। कपड़े खरीदने के बाद हम नैनीताल के लिए रवाना हो गए। अब मुझे ऐसा लगने लगा था
जैसे मैं पहले से भी ज्यादा अकेली हो गई हूँ। एकमात्र तोरू को छोड़कर टैक्सी की खिड़कियों से बाहर दिखते दृश्यों में मुझे सबसे ज्यादा अपनापन नजर आ रहा था। नैनीताल पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था और भीगी हुई सर्दी आसपास लौटने लगी थी। तोरू को सावधानी से गोद में समेटकर मैंने अपने दोनों पैर झील में लटका दिए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मेरी जलती हुई अंतरात्मा को उससे शीतलता मिल रही थी। अभी अभी यहाँ शोभन भी थे। 1 मिनट में आने को कहकर वे उठ गए। इस बार बुरा नहीं लगा। ऐसा लगा एक कड़वाहट मेरे पास बैठी थी जो अब उठकर कहीं चली गई। एकांत से मुझे थोड़ा आश्वासन भी हो रहा था। यह झील डूबने के लिए भी तो काफी है, मैंने सोचा। लेकिन फिर मैंने यह भी सोचा कि पराजय की जिन गहराइयों में मैं डूब चुकी हूँ उनसे इस झील की गहराई कहीं कम है। सच तो यह है कि डूबना अब दोबारा नहीं होगा। लहर डुबाकर, झकझोर कर, निष्ठुर होकर जिस बिंदु पर छोड़कर लौटी है वहीं से अपना रास्ता शुरू होता है। शीतल धवल अपनी छाती पर खेलकर नीचे धकेल दी गई जलधारा पत्थर, बालू और मिट्टी की कब्र से बाहर आएगी। हरितिमा को अमरबेल खा गई, लेकिन जीवन शक्ति के तंतु अभी भी जीवित हैं। शोभन की प्रतीक्षा निरर्थक थी। प्रतीक्षा करने की इच्छा भी नहीं थी। सूरज ढलते ढलते चूंकि सर्दी और अधिक हो जाने का डर था, इसीलिए मैं तोरू को लेकर झील के किनारे से लौट पड़ी। एक जगह मैं सोचकर यह संतुष्ट भी हुई कि शोभन और मीनल जब वहां लौटेंगे तो मुझे न पाकर निराश होंगे। होटल पहुंची तो मालूम हुआ कि भारत पब्लिशिंग हाउस के रतनलाल जी का संदेश आया हुआ है। रात को भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक की ओर से शोभन और श्रीमती शोभन को डिनर पर बुलाया गया था। श्रीमती शोभन देखकर मन जल उठा। जी में आया कि मैं उस स्लिप को फाड़ दूं। निमंत्रण तो शोभन और मीनल के लिए होना चाहिए था। श्रीमती शोभन नाम का एक पद अवश्य था, लेकिन उस पद पर अगर मीनल न थी तो मैं भी नहीं थी। काफी रात गए शोभन लौटे। कमरे का दरवाजा खुलने से पहले मुझे हंसी सुनाई दी। मीनल हंस रही थी। इस तरह हंस रही थी जैसे उसे गुदगुदाया जा रहा हो। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन खोलने के लिए मैं उठी नहीं। शोभन अंदर आए। आसपास उन्होंने इस तरह देखा जैसे कमरे में मेरा और तोरू का अस्तित्व ही ना हो। मेज पर भारत पब्लिशिंग हाउस से आई हुई स्लिप एक एस्ट्रे के नीचे दबी थी। शोभन ने उसे पढ़ा और बोले, ओहो, देर न हो जाए कहीं। 8 बजे बुलाया है और 7:30 तो वैसे ही बज रहे हैं। मीनल, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ ध्यान आ गया। शायद उन्होंने यह सोचा कि डिनर पर उन्हें सपत्नीक बुलाया है। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक विचारों से बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं। डिनर पर इस तरह किसी पराई लड़की के साथ आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत बोले, और कुंतल, तुम तो काफी पहले ही आ गई थी। तुम्हें तो अब तक कपड़े बदल ही लेने चाहिए थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई। इस बार उनके स्वर में काफी नरमी थी। उनका उद्देश्य छुपा नहीं रहा। वे अभिनय करना जानते थे। उन्हें पता था कि मेरे न जाने पर मीनल को ले जाना भी उनके लिए कठिन हो जाएगा। बहुत रुखी आवाज में मैंने कहा, आप चले जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शोभन का अभिनेता पूरी तरह सक्रिय हो उठा। वे मनोहार पर उतर आए। मनोहार भरी जबरदस्ती के बाद अंततः वे ही फिर जीते। डिनर से लौटने के बाद मेमने की खाल में छुपा हुआ भेड़िया सहसा बाहर आ गया। उनका काम निकल चुका था, इसीलिए अब अभिनय की कोई जरूरत नहीं थी। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिकों से साप्ताहिक पत्र के संपादन के लिए काफी अच्छी शर्तें तय हो गई थी। मालिक इस कमरे में इस समय मौजूद भी नहीं थे, इसीलिए शोभन को अपनी प्रसन्नता जाहिर करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। मीनल को उन्होंने बाहों में भरा और चूम लिया। डिनर के दौरान मैं शोभन से कुछ दूर बैठी थी, इसीलिए उस समय मुझे नहीं पता चल सका कि उन्होंने उस समय जो खुशी जाहिर की उसका राज क्या था। मीनल को भी उतना सब पता नहीं था। काफी रात हो गई थी। होटल में गहरा सन्नाटा छा गया था। कमरे में 2 बड़े पलंग थे, दोनों एक दूसरे से काफी दूर। एक पलंग पर मैं थी तोरू के साथ और दूसरे पर शोभन मीनल के साथ। वे धीरे धीरे मीनल को बता रहे थे कि तय यह हुआ है कि शोभन यूनिवर्सिटी से 1 साल की छुट्टी लेकर बंबई जाएंगे और यह देखेंगे कि वे पत्र संभाल सकते हैं या नहीं। कुंतल और तोरू इलाहाबाद में माँ के साथ रहेंगी। आगे बहुत कुछ मैंने स्वयं भी जोड़ दिया। यानी मीनल के लिए यह आसान हो जाएगा कि वह जब चाहे बंबई में शोभन के साथ रहे।
क्योंकि तब दोनों के बीच से कुंतल का व्यवधान भी दूर हो जाएगा। बातों का सिलसिला व्यापार से हटकर लिप्सा की गलियों में उतर गया। मैंने दूसरी ओर करवट बदल ली। शोभन और मीनल के संवाद चुंबनों और सत्कारों में बदल गए। मैं अपने दांत भींचकर तकिए में सिर गड़ाए लेटी रही। इस पर्वतांचल में एक बार पहले भी मैं शोभन के साथ आई थी, लेकिन तब यहाँ यह दूसरा पलंग नहीं था और तब मेरा प्यार भी किसी दूसरे पलंग पर नहीं था। कहाँ कहाँ भटकते रहे थे हम लोग। पूरा वह 1 महीना कितनी तेजी से किसी पानी की धार की तरह पर्वत से कूदकर नीचे तक दूरी तय कर गया था। लेकिन अब यही मेरा संबंध एक ऐसा ग्लेशियर बन गया है जो इतने धीमे धीमे आगे बढ़ता था कि लगता था जैसे उसमें गति है ही नहीं। 2 हफ्ते का वह छोटा सा समय कितनी कठिनाई से बीता, यह मैं नहीं कह सकती। 15 दिन के बाद हमारे वापस लौटने का दिन आ गया। लेकिन वह वापसी किधर? क्या मैं अपनी दुनिया में फिर से वापस लौट सकती हूँ? बहुत सी परिस्थितियों में वापसी सुख देती है, लेकिन इस वापसी में सुख नहीं था। मुझे मालूम था कि अब जिस इलाहाबाद में मैं वापस जा रही हूँ वह किसी निर्वासन से कम नहीं होगा। घर पर 15 दिनों में फुलबगिया में वह लता फिर फैल गई थी। शोभन और मीनल तेजी से माँ को आवाज देते हुए अंदर चले गए। मैं एक क्षण के लिए ठिठक कर उस लतर को देखने लगी। जाने क्यों इस बार लगा कि वह लतर मेरी दुश्मन न होकर कहीं मेरे मन की एक यातना ही है। जिस तरह मेरी यातना विवश होकर मेरे तन मन में फैलती जाती है, उसी तरह यह लतर भी विवश है। बंबई जाने के शोभन के निश्चय पर माँ अवाक रह गई। कातर होकर बोली, बेटा अब जीवन के थोड़े से ही दिन रह गए हैं। इसी गंगा के चरणों में जीती रही हूँ, यहीं थोड़े दिन बाद समा जाना है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? अब तो कोई अपना घर भी नहीं है। उसे बेचाना होता तो वहीं जाकर रह लेती। फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन बेटा मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बड़ी नौकरी है, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। शोभन ने ऐसा जाहिर किया जैसे माँ के बिना बंबई में रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं जानती हूँ उनके मन में क्या था। वे जानते थे कि अगर माँ बंबई गई तो शोभन की योजना पूरी नहीं हो पाएगी। बड़ी कुशलता के साथ शोभन ने यह योजना बनाई थी। उतनी दूर नई दुनिया में जाने के बाद शोभन के लिए मनमाना एकांत मिलना था। वे जानते थे कि वहां उनके और मीनल के बीच तीसरा कोई नहीं होगा। उन्हें यह भी पता था कि इलाहाबाद में तो मित्रों और परिचितों का एक लिहाज भी करना पड़ता था। वह लिहाज बंबई में जरूरी नहीं होगा। मीनल कलकत्ते चली गई थी, लेकिन मुझे पता था कि जाने से पहले वह शोभन से बहुत कुछ तय भी कर गई थी। शायद शोभन ने यह समझा भी दिया था कि अब कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद साहित्यिक मित्रों के बीच हुई प्रतिक्रिया शोभन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन अपनी धूर्त मुस्कुराहटों से वे उसे दबाते रहे। स्पष्ट कहने वाले लोग वैसे भी कम थे। सिर्फ एक बात वर्मा जी ने हंसकर कही थी, अब तो एक और कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी जिसका विषय होगा साहित्यकार और सेठाश्रय। पिटी हुई हंसी के अलावा शोभन के पास कोई और उत्तर नहीं था। दुनिया में हुई अपनी इस पराजय को शोभन अपनी भावी योजनाओं के सपने से ढक लेते थे। शोभन मुझसे आंखें चुरा रहे थे। इन दिनों लगातार आंखें चुराते रहे थे। कोशिश यह करते थे कि या तो मित्रों में ही बहुत रात बीत जाए या फिर लिखते हुए इतनी देर हो जाए कि मैं अनायास सो जाऊं। हर रात एक घुटन मन में उमड़ती थी। नैनीताल से लौटकर आने के बाद, मीनल के लौट जाने के बाद जो एकांत हुआ था उसका कोई भी अस्तित्व मेरे लिए नहीं था। मेरे और शोभन के संबंधों की धरती का एक एक छोर उस जंगली लतर से ढक गया था और वहां एक अंकुर भी नहीं उग सकता था। मेरे निर्वासन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। शोभन के पास अब अकेला कुछ था ही नहीं जिसे मैं अपना कह सकती थी। कई दिन मैंने सोचा और इस बात की कोशिश भी की कि तोरू को जल्दी सुलाकर मैं शोभन से कुछ बातें करूं, लेकिन इसका अवसर ही नहीं आया। या तो शोभन उसी वक्त कुछ लिखने में बहुत व्यस्त हो जाते थे या सहसा वे याद दिलाने लगते, देखो तोरू अकेली सोई है, पलटकर गिर जाएगी। उनकी इच्छा को बहुत अच्छी तरह समझकर मन की चोट दबाए हुए आकर मैं अपने पलंग पर लेट जाती। चुपचाप उभरती हुई रुलाई गले में रोककर जाने कितनी देर तक भीगी हुई आंखें तकिए पर दबाए लेटी रहती और फिर सो जाती। शोभन का रिजर्वेशन हो चुका था, तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अगले दिन उन्हें बंबई रवाना होना था। सिर्फ एक ही रात बीच में थी। सारे दिन मन अपने आप में मथता रहा।
मैंने निर्णय किया था कि आज इस रात जैसा भी होगा मैं कोशिश करूंगी कि इस द्वंद का फैसला हो ही जाए। अगर कुछ टूटना है तो वह अंतिम रूप से टूट जाए, और अगर कुछ शेष बचा है तो उसे रेत के रेगिस्तान से पानी नहीं निकलता। तपती धूप में वह दूर पर कभी कभी चमकता हुआ दिखाई दे जाता है, लेकिन वह पानी नहीं होता। रेत में तड़पती हुई मछली के लिए वहां पानी नहीं, सिर्फ रेत होती है। शुभन पहले से ही सावधान थे। अपने निकट मेरी उपस्थिति का एहसास होते ही उन्होंने अपने आप को इस तरह व्यस्त कर लिया कि जैसे कोई बहुत ही जरूरी कागज वे खोज रहे हों। थोड़ी देर में ज्यों की त्यों खड़ी रही। मेरी उपस्थिति से उन्हें मानसिक कष्ट हो रहा था। उसी तरह कागजों को देखते हुए बोले, तुम सो क्यों नहीं जाती? ज्यादा जगने से तबीयत खराब हो सकती है। याचना की उस पहली अवधि में पहली बार में इस तरह फूट कर रो पड़ी कि अब लगता है जैसे उससे बड़ी भूल मैंने दूसरी कोई की ही नहीं होगी। रोने की आवश्यकता क्या थी? किसके सामने मैं रोई थी और क्यों रोई थी? इस तरह रोकर अपनी कमजोरी जाहिर करने के अलावा मैंने किया क्या था? शुभन कागजों में और अधिक व्यस्त हो गए थे। मुझे अपमान महसूस हुआ। मेरी रुराई बढ़ गई, लेकिन शोभन ने अपनी व्यस्तता तोड़ी नहीं। शोभन की उदासीनता से जो अपमान महसूस हुआ, उसने एक बड़ा काम जरूर किया था। मेरी रुलाई रुक गई। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि अधिक रोती तो अपमान ही अधिक बढ़ता। शोभन की उदासीनता में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे पता चल गया था कि मेरा निर्वासन अब निश्चित हो गया है। मैं तेजी से अपने पलंग पर लौट आई। शोभन ने शायद अपनी निरर्थक खोज एक क्षण के लिए बंद कर दी। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शोभन शायद उस सन्नाटे से उब गए होंगे, क्योंकि उनकी आवाज सुनाई दी, कुंतल, तुम तो बच्चों की तरह व्यवहार करती हो। बात तो कुछ समझती नहीं। जाना है और उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी करनी है। कुछ बहुत कड़वी बातें मन में आईं, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं। अब ऐसा रहा ही क्या था जिसे मैं नहीं समझती? सभी कुछ तो साफ हो गया था। मेरी आंखों के सामने मन कर रहा था कि मेरे शब्द कोई ऐसा हथियार बन जाएं जिसे या तो मैं अपने आप को बेध लूं या, लेकिन नहीं। उस समय भी प्रतिशोध की राह में मेरे संस्कार आ खड़े हुए थे। विवशता और मानसिक थकावट के कारण मैं न जाने कब सो गई थी। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह उपन्यास कैसा लग रहा है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।